सभी व्यूअर्स को नमस्कार। एक बार फिर से मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे स्वागत करता हूं। तो व्यूअर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में 9 सितंबर 2022 को बीए बीकॉम बीएससी का एग्ज़ाम है फर्स्ट एड एंड हेल्थ। हालांकि ये यूपी की सभी यूनिवर्सिटी में है, तो किसी यूनिवर्सिटी में हो चुका है, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ है। तो क्लास नंबर 10 जो है आज डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी करते रहिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा। ये सारी के सारी क्लासेस प्लेलिस्ट बनी हुई है फर्स्ट एड एंड हेल्थ की, तो उसमें आप जो है स्टडी कर लीजिएगा। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप जो है स्टडी कर सकते हैं। चलिए तो क्लास नंबर 10 को डिस्कस करते हैं आज इसमें। तो इसमें ये जो आपका चैप्टर है ये है शैक्षिक संस्थानों और कार्यस्थल पर आपात स्थिति। मतलब ये कि मान लीजिए आप स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, तो कोई प्राकृतिक आपदा आ सकती है, जैसे बहुत ज़्यादा बारिश आ गई, बाढ़ आ गई, आंधी तूफान आ गया, तो उससे रिलेटेड है ना, प्राकृतिक आपदा या कोई आपात स्थिति आ जाती है, तो ये उससे रिलेटेड चैप्टर है और क्वेश्चंस एमसीक्यूज में दोनों में है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्कूल में आपात स्थिति को स्कूल प्रशासन कैसे रोक सकता है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है कि सुनिश्चित करें कि सभी प्रवेश द्वार स्पष्ट और मुक्त हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। सेकंड है कि स्कूल आपातकाल का जवाब देने के लिए कैसे तैयार हो सकता है। तो इसमें एक ऑटो कॉल सिस्टम होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन रटने वाले नहीं है। जब तक आपको इनके आंसर नहीं पता होंगे तब तक आप इनके आंसर दे नहीं सकते हैं, और ये पेपर थोड़ा सा टफ आता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑल कॉल सिस्टम हो। प्राकृतिक आपदा स्कूल में क्या हो सकती है। देखिए, भूकंप के झटके, ठीक है, जब भी कभी भूकंप के झटके महसूस हो, अगर आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो या किसी भी ऐसी संस्था में हो, तो तुरंत जो है आपको बाहर निकल जाना चाहिए किसी भी खाली स्थान पर जहाँ पे खुला स्पेस हो, वहाँ पर। एक आपात स्थिति के दौरान जानकारी के लिए किस पर निर्भर रह सकते हैं। तो टेलीविज़न के लिए निर्भर रह सकते हैं, उस पर हम टेलीविज़न पर निर्भर हो सकते हैं। मानव निर्मित आपदाओं के लिए विशिष्ट उदाहरण है। तो देखिए, जो रासायनिक विस्फोट है वो भी, जहरीले कचरे का रिसाव भी, और जो युद्ध और नागरिक संघर्ष होता है, ये सब मानव निर्मित आपदाएं हैं, है ना। देखिए, कोई भी विस्फोट होता है तो वो इंसान करेगा, कोई प्राकृतिक आपदा नहीं होती है, उससे कचरा जो है इंसान करते हैं, जहरीला कचरा हो सकता है, युद्ध भी इंसान कर सकते हैं, नागरिक संघर्ष मतलब कि लोगों में आपस में लड़ाइयाँ हो जाएं, तो ये सारे के सारे मानव निर्मित आपदाएं होती हैं। आपदा प्रबंधन का उद्देश्य है। तो देखिए, आपदा प्रबंधन के उद्देश्य ये तीनों हो सकते हैं कि निकटतम अप्रभावित शहरी क्षेत्र में लोगों को फिर से बसाने के लिए, और भविष्य के प्रबंधन के लिए मूल्यवान डेटा का संग्रह करने से, और सीवेज या पेयजल है और उपचार सुविधाओं को मजबूत बनाने से। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आपका आंसर है, उपयुक्त सभी। लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए मॉक ड्रिल अभ्यास आयोजित किया जाता है। देखिए, मॉक ड्रिल मतलब वो होता है कि एक ऐसी सिचुएशन जिसकी कि आर्मी वाले या पुलिस वाले या और कोई लोग जो है, कोई ऐसी संस्था किसी भी समस्या, होने वाली समस्या से बचाने के लिए मॉक ड्रिल कर सकती है। मान लीजिए जैसे आतंकवादियों ने जो है हमला कर दिया, और पुलिस के पास केवल 10 मिनट का टाइम है पहुंचने के लिए, तो पुलिस पहुंचती है और आतंकवादियों से लोगों को किस तरीके से बचाती है और किस तरीके से पुलिस में और आतंकवादियों में लड़ाई हो सकती है, तो इसका मॉक ड्रिल के द्वारा भी प्रयास किया जा सकता है। तो ये राज्य स्तर पर भी, जिला स्तर पर भी, और जो ग्राम स्तर पर या जीपी स्तर पर भी किया जा सकता है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है ये सभी। समाज पर आपदा के क्या नुकसान हो सकते हैं ना, या परिणाम क्या होते हैं।
तो देखिए तीनों ही नुकसान हो सकते हैं। एक तो इंसान की ज़िंदगी का नुकसान हो जाता है, दूसरा जो संपत्तियां होती हैं उनका भी नुकसान हो जाता है, और पर्यावरण को भी नुकसान होता है ना। जैसे अभी 2 दिन पहले नोएडा में वो जो ट्विन टावर है उसको जो है ब्लास्ट करके उड़ाया गया। अब पूरे नोएडा के अंदर उसका पोल्यूशन सारा फैल गया है ना। तकरीबन जो न्यूज़पेपर बताता है कि 5,000 लोगों को वहाँ से हटाया गया ताकि जो है उसमें कोई भी लोगों को नुकसान ना हो। लेकिन जब इतनी बड़ी बड़ी 32 मंजिला जो इमारत है जब उसको गिरा गया नोएडा में, है ना, आप लोगों ने वीडियो भी देखी होंगी यूट्यूब पर या न्यूज़ पर या फेसबुक पर, तो उसमें जाहिर बात है जब इतनी बड़ी बड़ी 2 बिल्डिंग को गिरा गया वो भी विस्फोटक के द्वारा डायनामाइट लगा करके, तो नुकसान तो होगा पर्यावरण को, धूल मिट्टी जाएगी आप, है ना, उससे। तो सरकार को ये सारी भी चीज़ें देखनी होती हैं। तो डी आंसर इसका करेक्ट है उपयुक्त सभी। बाढ़ के प्रमुख मानव निर्मित कारण हैं, तो देखिए वनों की कटाई भी होती है, और जो है गाद भी आ सकती है ना, और जो है आपका ये बांध का टूटना भी हो सकता है। तो तीनों कारण जो है वो इसके सही है। डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ दिस। ट्राइएस के दौरान क्या नहीं करते? देखिए बी ऑप्शन और सी ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। देखिए पीड़ित को दिलासा देना और भारी मलबे के नीचे से पीड़ित को बाहर निकालना, ये ट्राइएस के दौरान नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, पीड़ित को दिलासा देना और भारी मलबे के नीचे से पीड़ित को बाहर निकालना। तो डी ऑप्शन इसमें सही है, बी और सी दोनों। ट्राइएज के दौरान रक्तस्राव से निपटने का एक हिस्सा कौन सा है? इसमें भी डी ऑप्शन करेक्ट है। हमें ध्यान रखना चाहिए बी ऑप्शन, एक तो मामूली घाव साफ करना और दूसरा बैंडेज लगाना, ये आपको ध्यान रखना है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, बी और सी दोनों। कुशल सामाजिक कार्यकर्ता किस संकट प्रबंधन कार्य में निपुण हो सकते हैं? तो वो देखिए बवंडर या बाढ़ में और भूकंप में और कोई कार दुर्घटना हो तो उसमें। तो तीनों इसके ऑप्शन करेक्ट हैं, ये सभी। दृश्य को सुरक्षित करने और जीवन के संरक्षण और घायल के इलाज की जिम्मेदारी किसकी होती है? देखिए पहले उत्तरदाता की, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना, पहले उत्तरदाता की। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? देखिए ज्वालामुखी विस्फोट प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, सुनामी प्राकृतिक आपदा है। लेकिन जो कोई प्लांट है, अगर किसी फैक्ट्री में कारखाने में काम चल रहा है तो वहाँ पर कोई प्लांट है, अगर उससे कोई गैस रिसाव होती है तो वो एक जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है ना। सन 1984 में जो भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था तो वो सन 1984 में हुआ था भोपाल में, ठीक है ना। वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं उस गैस लीकेज हो गई थी तो उससे वो बेचारे मारे गए थे, और जो बच गए थे वो सारी ज़िंदगी बीमार ही रहे, तो उनको बीमारियाँ हो गई थी। तभी से जो पर्यावरण अधिनियम है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वो सरकार को बनाने की जरूरत पड़ी। उससे पहले नहीं था, 1984 से पहले नहीं था। चिकित्सा देखभाल के लिए उनकी आवश्यकता और उनके जीवित रहने की संभावना के आधार पर रोगियों को वर्गीकृत करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं ट्राइएज, है ना, जिसके हमने अभी 2 क्वेश्चन पढ़े, ठीक है। मतलब कोई भी अगर चिकित्सा देखभाल के लिए उनकी आवश्यकता और उनके जीवित रहने की संभावना के आधार पर रोगी को जो पेशेंट होते हैं उनको अलग अलग करने का जो प्रोसेस होता है वो ट्राइएज कहलाता है। वो क्या परिदृश्य है जिसमें मूल रूप से ट्राइएज प्रक्रिया द्वारा पहचान की जरूरत हुई थी? वो होता है युद्ध। ध्यान रखेंगे, पहली डिग्री बाएं तरफ जलने के शिकार पीड़ित को आपके द्वारा कौन सा टैग दिया जाना चाहिए? ये देखिए थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है अपने आप में। आपको इसमें पीला जो है वो ध्यान रखना है कि कोई भी पहली डिग्री बाएं तरफ से जलने के लिए कोई भी शिकार पीड़ित होता है तो उसको पीले रंग का जो टैग है वो दिया जाना चाहिए। इसमें आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, आपका क्वेश्चन एग्जाम में
गलत हो सकता है, तो आपको पीला यहाँ पर याद रखना है। आपदा में सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? तो वो है अपनी टीम की सुरक्षा करना। ठीक है। एक पीड़ित को भारी रक्तस्राव हो सकता है, यानी कि जो उसका ब्लड है, ब्लीडिंग है, जो ब्लड है वो तेजी से बहे किसी का, है ना, तो आप इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? तो देखिए, तीनों उपाय हैं। या तो उन्हें रक्तस्राव पर हाथ रखकर रोकने के लिए कहें, उस स्थान को यानी कि दबाना चाहिए जिससे कि ब्लड रुक जाए, और उनके पास बैठे रिश्तेदार से रक्तस्राव पर हाथ रखकर रोकने के लिए भी आप कह सकते हैं, और सीधे दबाव के साथ पट्टी करें। देखिए, खून को जब ब्लड निकलता है तो उसको दबाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है ना। हम क्या करते हैं, सपोज़ कीजिए कि जब हम किसी भी पैथोलॉजी लैब में जाते हैं तो वहाँ पर अगर हमारी जो है बाजू से ब्लड का सैंपल लिया जाता है अगर कोई डॉक्टर टेस्ट लिखता है तो पहले वो क्या करता है, ब्लड का सैंपल लेने के लिए कि बाजू पे जो है टाइट रखने के लिए वो एक जो है पट्टी सी बांध देता है बिल्कुल टाइट, और फिर हमसे कहा जाता है कि अपनी मुट्ठी को बंद कर दिया जाए, है ना, मुट्ठी टाइट कर दो जिससे हमें ज़्यादा पेन ना हो। फिर वो हमारी जो पैथोलॉजी लैब वाला है, ठीक है, वो हमारी नस को ढूंढता है। जब वो नस मिल जाती है तो फिर वो ब्लड लेता है। उसके बाद क्या कहता है कि आप 2 या 4 या 5 मिनट तक ये स्प्रिट लगी हुई हमें कॉटन देता है और हम उस जगह पे रख लेते हैं। ठीक है, बाजू सीधी नहीं होती है, वो कहता है हम अपनी बाजू को थोड़ा सा मोड़ लें। मोड़ने से क्या होता है कि वो स्थान पे हमारा प्रेशर आता है, दबाव बन जाता है। इससे कारण 5, 7, 10 मिनट बाद हमारा जो ब्लड है वो हमारी नस में से आना रुक जाता है। तो ये कुछ उपाय होते हैं जो हमें अपनाने पड़ते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, यानी कि इसका आंसर है उपयुक्त में से कोई भी। क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक ट्राइएज विधि में स्टार्ट का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है सरल ट्राइएज और रैपिड उपचार, है ना, सरल ट्राइएज और रैपिड उपचार। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21, आपने पीड़ित का वायु मार्ग खोला और वे सांस नहीं ले रहे, आप आगे क्या करते हैं? ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी कि तत्काल टैग करें और सदमे के लिए इलाज। ठीक है, तत्काल टैग करें और सदमे के लिए इलाज। मैं फिर से कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को आपको स्टडी करना होगा, इसमें तुक्का नहीं चल सकता। अगर आपका क्वेश्चन गलत हो गया तो आपके मार्क्स कम आएंगे और फिर आप जो है फेल हो सकते हैं। इस पेपर में फेल तो सब में फेल है, तो मैं फिर से आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, ये पेपर इतना आसान नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित रोगी को किस ट्राइएज श्रेणी से टैग करेंगे यदि चेहरे पर घर्षण और 5वीं उंगली में सूजन और कोई चोट नहीं है? तो वो है पीला। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। डैश के कारण लगातार आपदाएं हो सकती हैं। तो देखिए, तीनों ही स्थितियां हैं कि पारिस्थितिक पर्यावरण को नुकसान होता है। जैसे हमारे पेड़ कट रहे हैं, हाईवे तो बन गए, एक्सप्रेस हाईवे, लेकिन उनको बनाने के लिए सड़कें बनी तो जंगल से जब होकर के वो रास्ता गुजरा तो हजारों लाखों पेड़ों को काट दिया गया, तो इसलिए जो है वो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। तो पेड़ अगर कटने हैं तो पेड़ लगने भी चाहिए। तो इसलिए अक्सर आपने देखा होगा सड़कों के बीच में छोटे छोटे पेड़ लगा देते हैं कि जिससे जो हमारा एनवायरनमेंट है वो संतुलन बना रहा है एनवायरनमेंट में। आबादी की अधिकता वो भी एक आपदा हो सकती है। भूमि का विनाश वो भी हो सकता है। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर है कि उपयुक्त सभी। निम्नलिखित रोगी को ट्राइएज श्रेणी आवंटित करें। देखिए, जैसे छाती का घाव होता है, श्वास स्तर 8 प्रति मिनट और भ्रमित, तो इसमें क्या होगा? तो इसमें लाल यानी कि तत्काल टैग देना चाहिए, है ना, कि तुरंत इलाज होना चाहिए उसका। ठीक है, अगर किसी के छाती में घाव हो जाता है और उसकी सांस स्तर जो है 8 जो है वो प्रति मिनट होती है, आपको ध्यान रखना है, और भ्रमित। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो उसको रेड कलर का टैग जो है वो देना है इसमें ट्राइएज श्रेणी में।
आप ट्रैश श्रेणी में क्या टैग देंगे यदि पीड़ित को सर की चोट और बाएं फीमर में खुला फ्रैक्चर है? देखिए, इसको भी लाल टैग दिया जाएगा। फीमर क्या होता है? फीमर जो होता है एक्चुअली ये हमारी जो टांगे होती हैं, टांगों में जो जांग का हिस्सा होता है, तो वहाँ पर वो जो हड्डी होती है उसको हम फीमर कहते हैं। फीमर जो होती है वो हमारे शरीर की सबसे जो है बड़ी हड्डी होती है। आपको ध्यान रखना है इस बात का, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है एग्ज़ाम में कि फीमर जो है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है और ये जो है हमारे शरीर में जो हमारी जांग का हिस्सा है ये वहाँ पर होती है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। तो उसको भी लाल कलर का ही जो है वो टैग दिया जाएगा, क्योंकि सर पे चोट जब आती है तो इंसान जो है वो पागल भी हो सकता है ना, या वो मर भी सकता है, तो उसको तुरंत इलाज दिया जाना चाहिए। पीड़ित के सिर की चोट और दोनों हाथ पर गहरे घाव हैं, तो उसको उसे ट्राइस की किस श्रेणी में टैग करना चाहिए? तो उसको भी लाल कलर का ही टैग दिया जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, ये 26 क्वेश्चन थे इसमें आज क्लास नंबर आपकी जो 9 थी। ठीक है, तो बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो मैं आपसे अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। चैप्टर वाइज अगर हम बात करें तो केवल 2-3 चैप्टर रह गए हैं, क्योंकि मैं आपको चैप्टर वाइज ही करा रहा हूं। हर एक जो आपका चैप्टर है उसकी मैंने एक अलग वीडियो बनाई है। शुरू की जो 1-2 वीडियो थी उस पर मैंने 2-2 चैप्टर को शामिल कर दिया था, है ना। इसमें अगर 25-30 क्वेश्चन होते हैं तो वो मैं एक ही वीडियो में आपको करा रहा हूँ। ठीक है व्यूअर्स, तो इससे आगे के जो क्वेश्चन हैं वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, है ना। बने रहिएगा मेरे चैनल पर। और अगर आपको हेल्थ, पर्सनल एनवायरनमेंट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं तो मैंने वीडियो में अपलोड कर रखे हैं। आप चैनल सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो देख लीजिएगा। जो 25 मई 2022 को जो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का क्वेश्चन पेपर आया था तो वो मैंने उसमें अपलोड कर रखा है। ठीक है व्यूअर्स, थैंक यू।